हाँ, तो अवसादी चट्टानों को अगर देखा जाए तो अवसादी चट्टानों को तीन प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। दरअसल इस विभाजन का जो आधारभूत सिद्धांत है वो ये है कि कौन से कारक के फलस्वरूप जो है वो अवसादी हुए हैं। पहले वो आग्नेय थे, कौन से वो कारक है जिनके कारण ये अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो गए। तो पहला कारण है कि यांत्रिक बल हो, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स हो, फिजिकल भौतिक बल के कारण हो। दूसरा कारण हो सकता है रासायनिक प्रक्रिया के कारण हो, और तीसरा है कि उसमें कोई जैविक कारक भी उसके लिए उत्तरदायी है। तो यांत्रिक, बहुत ही अच्छे से ये तीन मैंने लाइन लिखी है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। जो यांत्रिक बल से बनने वाली अवसादी चट्टाने हैं उनको रॉक्स ऑफ एक्यूमुलेशन भी कहते हैं। ये ऐसी चट्टाने जो एकत्रण से बनी है और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, एकत्रण हो गया है बस, इधर उधर का मटेरियल पड़ा था उसको इकट्ठा करके डिपोजिशन हो गया है उसका, और दैट्स ऑल। तो जो सिर्फ एकत्रण से बने इसीलिए उसे यांत्रिक बल, सिर्फ इसमें भौतिक बल का प्रयोग हुआ है, ठीक बात है। सैंडस्टोन हुआ, कॉन्ग्लोमेरेट हुआ, ब्रेकिया हुआ, क्ले, सैंड, ग्रेवल, लुइस और लाइमस्टोन, लुइस और लाइमस्टोन, ये सब एग्जांपल हो गए जिनमें बहुत ज्यादा रासायनिक परिवर्तन वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें जैविक कोई कारक नहीं आया, बस भौतिक रूप से बदल गया है वो, कि कहीं और चीजें पड़ी थी, वो उनका इरोजन हुआ, अवक्षरण हुआ, और फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उनको जो है कहीं दूर ले गए गए हवा और पानी के द्वारा, और फिर धीरे धीरे सतह बनती गई और इस प्रकार ये अपने अवसादी स्वरूप में आ गए। दूसरा है कि नहीं, सिर्फ भौतिक बल ही नहीं जिम्मेदार है, रासायनिक बल भी जिम्मेदार है, और मुख्य रूप से रासायनिक बल जिम्मेदार है। तो इन्हें कहते हैं रॉक्स ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। मैंने आपके याद रखने के लिए आसान के लिए कर दिया, ये एक्यूमुलेशन से बनता है, ये रिएक्शन से बनता है, और ये फॉसिलाइजेशन से बनता है, बहुत आसान है। ये जो है वो एकत्रण से बन जाता है, ये अभिक्रिया से बन जाता है, और ये जो है वो जीवाश्मीकरण से बन जाता है। तीन याद रखिएगा, कभी भूलवे नहीं करेंगे। तो इसका उदाहरण देख लीजिए, जो रासायनिक प्रक्रिया से बनते हैं, हमारा नमक जो नमक होता है, काला नमक नमक नहीं लेते हैं, तो नमक हो गया, रॉक साल्ट हो गया, और जो जिप्सम, पोटाश, नाइट्रेट, शर्ट, हैलाइट, लाइमस्टोन यहाँ भी है, यहाँ भी है। आप सोच सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है सर, यहाँ भी है। तो जिस कारण से बने वो लाइमस्टोन कई कारणों से बन सकता है, एक से अधिक कारक उसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं उसको अवसादी बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कल भी बात हुई थी इस पर। इसी प्रकार ऑर्गेनिकली फॉर्म यानी जैविक कारकों के द्वारा जो बने, तो जैविक कारकों के द्वारा जब बनेगा तो ऑब्वियसली स्पष्ट है कि उसमें जीवाश्म उत्पन्न हो जाएंगे, कोई भी जीव जंतु या पौधा उसमें दबा रह जाएगा बहुत समय तक, और फिर वो जो है वो अवसाद के रूप में वो वहां उपस्थित रहेगा। तो चाक हो गया, कैल्साइट, डोलोमाइट और लाइमस्टोन, ये उसके प्रकार हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण इसका जो हिस्सा है, वो तीन तरह का जो कोयला होता है, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, ठीक है। सर ने हम लोगों को ज्वाइन कर लिया है, सर प्रणाम सर। तो हम लोग जो है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड अवसादी चट्टानों को, जैविक रूप से बनी हुई अवसादी चट्टानों को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जल्दी से रिवाइज करें। तो फर्स्ट ये चार्ट नया बन गया है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। और याद रखेंगे बस कि जो मुख्य रूप से कोयले के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा अवसादी चट्टानों में सबसे महत्वपूर्ण ये तीन तरह के कोयले हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। अब तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा प्रकार है मेटामॉर्फिक, रूपांतरित चट्टाने। हमने पढ़ा था कि इग्नियस, आग्नेय चट्टाने भी सीधे, क्षमा कीजिएगा, आग्नेय चट्टाने भी बन सकते हैं और ये भी बन सकते हैं, जैसा समय और संयोग बन पावे, दोनों ही मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित हो सकते हैं। तो उसमें कितने प्रकार होते हैं, उसमें मैंने दो तीन जगह से अध्ययन किया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइप का दिया हुआ है, तो मेरे अल्प बुद्धि है, अल्प विवेक के अनुसार मैंने इसको इस प्रकार से वर्गीकृत करना ज्यादा उचित समझा कि एक कांटेक्ट में सिर्फ बांट लीजिए और दूसरे को रीजनल बांट लीजिए। इसको अब हिंदी में देख लीजिए क्या कहते हैं। मुख्य रूप से ऐसा समझ लीजिए कि जिसमें सिर्फ तापमान के कारण परिवर्तन हो रहा हो, रूप का अंतरण हो रहा हो, रूपांतरित हो रहा हो, तापमान मुख्य घटक हो जिसमें, लेकिन किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन या कुरूपण नहीं हो रहा हो, उसका अपरूपण नहीं हो रहा हो, कि रूप, उसके भौतिक रूप में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा हो, सिर्फ तापमान बहुत समय तक बहुत ज्यादा रह गया तो उसकी संरचना में परिवर्तित हो गया, बात खत्म हो गई, दैट्स ऑल। रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया, जैसा क्रिस्टल पहले था वो बदल गया, दूसरे टाइप का क्रिस्टलाइजेशन हो गया उसमें, और मैटर खत्म हो गया। उसके ओवरऑल स्वरूप में कोई डिफॉर्मेशन, टूट फूट ये सब नहीं हुआ, तो कहा जाएगा कि वो कांटेक्ट, सिर्फ कांटेक्ट हुआ, देखे ना, कांटेक्ट हुआ। यही प्रक्रिया अगर बहुत बड़े पैमाने पे हो, बहुत बड़े एरिया में हो, और साथ साथ कहीं ना कहीं प्लेट लड़ रही है आपस में, उससे उससे स्ट्रक्चर बदल जा रहा है, बहुत अधिक दबाव पड़ जा रहा है, इस सब की घटनाओं के कारण उसकी संरचना में डिफॉर्मेशन भी हो जाए, तो तापमान के साथ साथ डिफॉर्मेशन भी हो जाएगा, तब कहते हैं कि ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े रीजन में होता है।
बहुत बड़े एक क्षेत्र में प्रांतीय टाइप का कुछ हिंदी में होगा, क्षेत्रीय या प्रांतीय रूपांतरण जो होता है इस प्रकार का होता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। क्षेत्रीय क्या कहते हैं इसे अविनाश? सर, क्षेत्रीय। क्षेत्रीय, एक अच्छा, तो छोटे ये से क्षेत्रीय एरिया। रूपांतरण होगा, बिल्कुल सही बात, ये संपर्क रूपांतरण जैसा कुछ होगा, ठीक है। तापीय है, इसमें मुख्य रूप से ताप की भूमिका है। तो जो संगमरमर है, क्वार्टजाइट है, हॉर्नफेल्स है, ये सब इसके रूप हैं, इसके उदाहरण है, ठीक है। और जब तापमान, दबाव, टेक्टोनिक एक्शन, ये सब तीनों इकट्ठा हो जाता है, स्लेट बनती है, शिस्ट बनती है, नाइसेस बनते हैं, इस प्रकार से तो बनते हैं। एक्चुअली ऐसे भी होता है कई बार कि तापमान के ऊपर डिपेंड करता है इनका स्वरूप एक्चुअली, ठीक है, समझिएगा इस बात को। तापमान बढ़ता जाएगा तो उनका वो स्लेट शिस्ट में बदल जाएगा, शिस्ट इसमें बदल जाएगा, इस तरह से होता है। कितना तापमान रहा उस पर आधारित होता है कि क्या बनेगा फाइनली। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको इसी पर, मेटामॉर्फिक पढ़ रहे हैं ना हम लोग, रूपांतरित। ये देखिए, इसको ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। कहता है हीट एंड प्रेशर अगर इधर को बढ़ने लगेंगे तो देखिए क्या बनता जाएगा, ये देखिए ऐसे बन जाएगा। अगर तापमान सामान्य रहा तो स्लेट बनेगा, उससे ज्यादा तो फिल्लाइट, उससे ज्यादा तो शिस्ट, उससे ज्यादा रहा तो नाइस, उससे ज्यादा तो मिग्माटाइट। समझ गए बात को? तो तापमान किस डिग्री का है, कितना तापमान पड़ रहा है, कितना प्रेशर पड़ रहा है, उस पर होता है कि किस लेवल तक बदल जाएगा वो। अब आप देखें तो जो जिस चट्टान से ये सारे बने हैं उसमें ये उस पेरेंट चट्टान के, यानी माता चट्टान जो रही होगी इसकी, उससे स्रोत चट्टान जो है उससे ये सबसे नजदीकी होगा, जबकि ये एकदम अलग होगा इससे, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा तापमान बढ़, पूरी तरह से उसका स्वरूप चेंज हो चुका है, वो अपने पुराने जैसे वाला दिखता ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि कौन आग्नेय चट्टान, मान लीजिए ये सब आग्नेय चट्टान से बने हैं, ठीक है। देखिए, ये देखिए क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, इन्हीं सब चीजों से तो बने हैं, तो इन सब चीजों से मान लीजिए ये बने हैं। अब इन मिनरल से अगर ये बने हैं तो ये सबसे नजदीक होगा इनके, अपने स्रोत के सबसे नजदीक ये दिखेगा, क्योंकि इस पे ज्यादा काम नहीं हुआ है, जबकि ये सबसे अलग दिखेगा, एकदम बदल चुका होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान और दबाव पर के कारण इसका रूपांतरण हुआ है। यहाँ तक हम समझ गए थे। रॉक साइकिल सबको एकदम, इसमें तो मुझे लगता नहीं कुछ बताने वाली चीज है, मेन कंसेप्ट सब लोग समझ चुके होंगे, संकल्पना पूरी। ये याद रखिएगा कि कोई भी रॉक किसी भी रॉक में चेंज हो सकती है आवश्यकता पड़ने पर, है ना। जैसा संजोग बनेगा वैसे उस प्रकार से हो जाएगा, ये हम समझ गए। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन हो रहा है, कभी भूलने न दें आपको, मेरी ऐसी इच्छा। ये भी सबको याद होगा कि कठोरता का जो पैमाना है उसमें इस प्रकार जो है 10 पैमाने रखे गए हैं कि कौन सबसे वो है और कौन सबसे जो है वो कम कठोर है और कौन सबसे अधिक कठोर है, ठीक है। कौन मुलायम है और कौन कठोर है, इसका भी ध्यान रख लीजिएगा हल्का सा। फिर हमने देखा था रॉक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, सबको मालूम होगा, इस पर बहुत समय नहीं नष्ट करेंगे, जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। किस युग में, और ये भी ध्यान रखिएगा, गड़बड़ाइएगा मत, ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट आके ऐसे लड़ गई है तब ये सब शुरू हुआ है, नहीं नहीं, ये गलती तो नहीं कर रहे हैं ना। इंडियन प्लेट तो बहुत देर में आके लड़ी है भाई, बहुत देर में, 70 मिलियन ईयर्स एगो या कुछ लड़ी है। ये सब तो कब से हो रहा है, जब इंडियन प्लेट वहां पीछे साउथ सदर्न दक्षिणी गोलार्ध में तैर रही होगी कहीं, तब से ये सब चल रहा है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कभी, यही सब टेस्ट होता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो अर्ली प्रीकैम्ब्रियन एरा में जो रॉक्स बनी इंडिया में, जो चट्टानें बनी, उनको आर्काइयन चट्टानें कहा जाता है। वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। ओरिजिनल में भी सबसे ओरिजिनल, मौलिक में भी सबसे मौलिक, प्रारंभिक में भी सबसे प्रारंभिक नाइसेस और शिस्ट होते हैं, ठीक है। इनका जब क्षरण होता है तब धारवाड़ सिस्टम बना उससे, ठीक है। उनके उनसे ये इस प्रकार, तो आप ध्यान होगा सबको, ऐसे साइकिल्स बनती जाती हैं, ठीक है। फिर आता है प्रोटेरोजोइक समय में जो हुआ वो पुराण सिस्टम कहलाता है हमारे यहाँ। पैलियोजोइक एरा में जो हुआ उसे द्राविडियन जो है वो तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। और जो मेसोजोइक और सीनोजोइक जो सबसे लेटेस्ट पीरियड में हुआ उसमें ये 5 भाग हैं, गोंडवाना, जुरासिक, डेक्कन, टर्शरी, क्वाटरनरी, है ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वाला ये तो आपको याद ही होगा, ये तो ध्यान ही होगा कि लावा के बहुत समय तक बहते रहने से जो बेड बना है उसके वजह से डेक्कन ट्रैप बने हैं, है कि नहीं है। और एक ये भी महत्वपूर्ण चीज याद होगी कि जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, मुख्य रूप से इनका जो क्षेत्र है, इनमें जो एलुवियल डिपॉजिट्स जो आते रहे हैं, जो डिपॉजिट्स काट काट के पत्थर जो है नदियां लाती रही हैं, जमा करती रही हैं, वो क्वाटरनरी इसी पीरियड में, टर्शरी क्वाटरनरी पीरियड में ये सारी घटनाएं हुई हैं, ठीक है। वो हमने मैप पे भी देखा था, जल्दी से एक नजर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। सबसे देखिए इस पेनिनसुलर पार्ट में सबसे बड़ा विस्तार दिख रहा है इस वाले रंग का, जो कि आर्कियन रंग है, आप देख ही सकते हैं, आर्कियन को रिप्रेजेंट करता है। डेक्कन भी काफी बड़ा है ये एरिया, ये लावा वाला एरिया अपना हो गया, देखिए ऐसे फैला हुआ है।
ये भी आपको देखना है, बार बार उसी चीज को करने का फायदा नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, अब समय महत्वपूर्ण है हमारा। ये भी हमने देख लिया था, छोटा छोटा 4 4 5 5 पॉइंट आपके लिए लिख दिया है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण जो है, उनमें से ये याद रखिएगा कि हिमालय कब बने थे, ठीक है, देख लीजिएगा। फिर याद रखिएगा कि भाई जो कोयला वाला मामला था, कि सबसे ज्यादा जो कोयला वाला जो है खनिज वनिज का है, किस कार चट्टान के कारण पाए जाते हैं, तो आप बोलने लायक रहिए कि गोंडवाना और जुरासिक के समय में 90% जो हमारा 98% यही है। और गोंड जो मध्य प्रदेश में गोंड जो एरिया है, उसकी वजह से इसको गोंडवाना कहा जाता है। नदियों की जो वैलीज है ना, मुख्य मुख्य नदियों की जो वैल्यूज हैं उस तरफ बीचे में, वो जो दामोदर सोन महानदी गोदावरी, वहां पर उस तरफ काफी इसका वो है, एक्सपेंस है। अब ये नया चीज है, इसको ध्यान सुनिएगा, ये आज की कक्षा के लिए नया नई नई बात है, तो इसको खूब अच्छे से ध्यान लगाकर सुनिएगा। रिवीजन हमारा हो चुका है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से। जो मिनरल्स, सबको इन तीनों जो 3 शब्द हैं, 3 संज्ञाएं हैं, इनमें सभी को जो है विभेद अच्छे से पता है कि तत्व क्या है, खनिज क्या है और चट्टान क्या है। समझ गए हैं सब लोग? याद होगा, सबसे पहले यही चीज बताई थी कि तत्व, एक से अधिक तत्व जो होते हैं, जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तब वो एक खनिज का निर्माण करते हैं। जब एक से अधिक खनिज मिलते हैं, हो सकता है खनिज ना भी मिले किसी से, ठीक है, और हो सकता है मिल जाए, तो जो है वो अगर जब एक से अधिक खनिज मिलकर बनाते हैं तो उसे चट्टान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनमें अनुपात का सुनिश्चित होना आवश्यक नहीं है चट्टान बनते समय। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऐसे कई तत्व हैं जो अकेले भी खनिज के रूप में पाए जाते हैं। वो भी आप लोगों ने ही आंसर दिया था, याद होगा आपको, सोना चांदी वगैरह का उत्तर आपने दिया था, ठीक है। तो हल्का सा ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। मिनरल्स को अगर हम बांटे तो मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा जाना चाहिए। एक जो धातु वाली होती है, धात्विक खनिज है, और एक जो जो है वो अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में बांट लीजिए, आपको समझने में आसानी रहेगा। फिर धात्विक जो खनिज है उनको 3 भाग में बांट लीजिए, ठीक है। एक जमा लोहा हो, जिसमें लौह हो, जो अंश हो, और एक जिसमें नहीं हो, ठीक है। तो एक जो फेरस हो और जो नॉन फेरस हो, और तीसरा एक अलग कैटेगरी अपने लिए बना लीजिए समझने के लिए। हालांकि ये भी नॉन फेरस हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें आयरन नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए, अलग से पढ़ने के लिए, कि प्रीशियस मेटल्स जिन्हें कहते हैं, मूल्यवान धातुएं जो है, ठीक है, सोना चांदी उसमें आ गया, प्लेटिनम वगैरह इस टाइप का चीज आ गया। तो फेरस में आयरन होता है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इसका नाम है। आयरन ओर्स के विशेष रूप से जो लौह खनिज है उसके विषय में हम पढ़ेंगे, जो इसके अयस्क होते हैं, ठीक है। फिर नॉन फेरस में आयरन नहीं पाया जाता है, और लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये सारा का सारा है मेटालिक ही, है ना, भूले तो नहीं है, ये सब है आयरन भले ही नहीं है, लेकिन धात्विक है ये। तो आयरन नहीं है तो कोई और धातु है, ये देखिए। तो ये गड़बड़ाइएगा मत, यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये मेटालिक और ये नॉन मेटालिक है। नहीं 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 नहीं, ये सब मेटालिक है, अभी नॉन मेटालिक पे आया ही नहीं। सिर्फ अंतर इतना है कि ये लोहा का प्रधानता वाला है और इसमें लोहा की प्रधानता नहीं है। तो कॉपर, क्रोमाइट, यूरेनियम, थोरियम, लेड, बॉक्साइट, टिन, जिंक, ये मुख्य खनिज है जो कि नॉन फेरस है। मेटालिक है लेकिन नॉन फेरस है, धात्विक है लेकिन अलौह, जो भी इसका नाम हो, पता नहीं क्या होगा हिंदी में, देख लीजिएगा। तो प्रीशियस जो है, प्रीशियस में सोना चांदी मुख्य रूप से पढ़ लीजिएगा, कहाँ पाया जाता है हम लोग पढ़ ही लेंगे, कर्नाटक और नाटक सब देख लेंगे। और फिर आते हैं नॉन मेटालिक पे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अधात्विक जो खनिज है हमारे, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें 2 भाग फिर से समझने के लिए कर लीजिए। एक वो जो इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ जीव जंतु से लेना देना है, जीवन से कुछ लेना देना है। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये 3 जो है वो जैविक जो है खनिज हैं, जैविक और अधात्विक खनिज हैं, ठीक है। और आगे का आप देख ही रहे हैं, माइका से लेके और डायमंड तक। माइका, लाइमस्टोन, एस्बेस्टस, मैग्नेसाइट, जिप्सम, डायमंड, ठीक है। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। होमवर्क ये दे रहा हूं खाली, बस इतने में, ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, इतना ही खाली। इसी में आप घर जाकर ये चीज अपने कॉन्सेप्ट में बैठा लीजिएगा कि इनमें से कौन सा किस प्रकार की चट्टान में पाया जाएगा। समझ गए बात? कि अगर कोयला है तो वो रूपांतरित चट्टान में पाया जाएगा, ठीक है। डायमंड है तो ये किस प्रकार की चट्टान में पाया जाएगा और इसका बेसिक कॉम्पोजिशन क्या है। जैसे कहते हैं ना कि कार्बन ही है, वही कार्बन सब जगह है। कि अगर ज्यादा जो ताप सह लेता है, दाब सह लेता है, वो कोयला के बजाय हीरा बन जाता है, कहते हैं ना। हम लोगों में समाज में कहा जाता है कि आप जितना सहेंगे उतना आप निखरेंगे, तो वही बात है।
कि वही कार्बन है, कार्बन के अपर रूप बोला जाता है इसको, कि वही कार्बन का कंपाउंड है, चाहो तो कोयला बन जाए, फिर वो ग्रेफाइट भी बन सकता है, डायमंड भी बन सकता है। इस चीज का आपको स्पष्टता आ जानी चाहिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कुछ नई चीजें मैंने लिख दी हैं इसमें, आप खुद पढ़ लीजिएगा। मुख्य बिंदु जो है वो ये है कि 20,000 से अधिक मिनरल्स नहीं, मिनरल डिपॉजिट्स, गड़बड़ाया नहीं, खनिज के जहां जहां जमा है, ऐसे बहुत सारे लोकेशन पता चल गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 60 जगह ऐसी हैं जहां पर माइनिंग, जहां पर रिकवरेबल रिजर्व्स हैं, यानी जिनमें घुसने का फायदा है कि आदमी घुसे तो जितना खर्चा लग रहा है उससे ज्यादा रिकवर हो सके। समझे ना, कुल मिलाकर बात है अच्छे से, नहीं तो अनइकोनॉमिक हो जाता है ना, फिर वो आर्थिक रूप से वो सस्टेनेबल नहीं रह जाता है। 11 ऐसे राज्य हैं सिर्फ जिनमें 90% माइंस जो है वो मिल जाती हैं। अब ऐसा क्यों है? हम कहे थे कि अगर हम लोग सही से पढ़ेंगे, संकल्पना संकल्पना बैठाते जाएंगे तो हम बता सकेंगे कि ऐसा क्यों है। अब हम जानते हैं कि ऐसा इसलिए है कि जो ज्यादा खनिज वाले जो एरियाज हैं वही वाले, ये सारे जो प्रदेश होंगे वो वही वाले होंगे। ये अब ये मैप देख के आप बता देंगे कि हाँ इसीलिए होगा, ये वाला एरिया में खनिज होगा। सोच के बताइए जरा, ये तो नदी काट काट के बहला बहला के डिपॉजिट ला रही है, बहा बहा के। तो इसमें जो हम लोग खनिज समझते हैं, जो डिपॉजिट तो होगा नहीं। हाँ, जो नदी खुद लेके आई होगी वो हो सकता है, जैसे ऐसी धातुएं जो जल में न घुलती हो, ठीक है, इसी तरह चली आ रही है, फिर डिपॉजिट हो जाए जो जल में घुल नहीं सकते। सोना चांदी अभी देखेंगे, आगे आपको बताऊंगा इस प्रकार के जो नदियों के एलुवियल डिपॉजिट में। लेकिन बाकी का खनिज वहां नहीं मिलेगा, हम जानते हैं अंदर से। बाकी के खनिज यही एरिया में मिलेगा कहीं ना कहीं घूम घुमा के। और आप देखिएगा कि वही 11 स्टेट निकलेंगे घूम घुमा के। अभी देखिए, देखें कौन से 11 स्टेट है भाई, हम भी देखें। आंध्रा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश। देख रहे हैं, सब वही है, वही निकले ना। तो अब रटने का जरूरत नहीं है। अब हम रटना हो, याद करना भी पड़ सकता है, लेकिन कम से कम अब याद आपको मालूम भी है। ठीक है, फिर ये देखिए, दुर्भाग्य की बात देखिए कि ये सबसे रिच रिजर्व्स हैं और सबसे रिच फॉरेस्ट में के नीचे पाए जाते हैं। ऑब्वियसली फॉरेस्ट, इनके ऊपर खूब अच्छा घना जंगल भी है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सबसे पुअर, सबसे गरीब लोग इसी बेल्ट में रहता है। ठीक है, इस प्रकार का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर बहुत ज्यादा इस पे मैं नहीं दूंगा, बस रैट होल माइनिंग जरूर पढ़ लीजिएगा कि जनरली क्या होता है, माइनिंग के लिए परमिशन चाहिए होता है ना सरकार का। जानते होंगे आप लोग कि खदान वदान करने के लिए सरकार की आपको अनुमति चाहिए। लेकिन अब गरीब लोग क्या करें, तो आपस में परिवार का भी धंधा बनाए हुए हैं बेचारे, क्या करें। मतलब मैं सही गलत का फैसला नहीं करने बैठा हूँ यहाँ पर, सरकार का निर्णय है, सही ही होगा कि बिना अनुमति का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा ना भाई, खत्म हो जाएगा पूरा सब कुछ। तो वो ठीक है, लेकिन एक ये घटना है जो जाननी चाहिए बिना सही गलत का फैसला किए हुए। ठीक है, तो रैट होल माइनिंग कहते हैं, चूहा के होल जैसा खोदता चला जाता है सब। जो इंडिविजुअल मशीन वशीन तो है नहीं उनके पास, तो जो है इस तरफ मेघालय वगैरह के तरफ में जो चेरापूंजी वगैरह के एरिया में जहाँ डिपॉजिट्स हैं और जहाँ पर उनको आवश्यकता है और नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं, तो वो खुद इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पे, फैमिली स्तर पे जो है वो माइनिंग वाइनिंग करने लगते हैं जितना कर पाते हैं। कभी आ जाए कि रैट होल माइनिंग से आप क्या समझते हैं और ये कहाँ होता है, तो मतलब पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में ही आ जाए कहीं, क्योंकि बड़ी घटना हो, और कहीं एक एनसीईआरटी में कहीं देखे थे, दिया हुआ था। तो जल्दी से इसको हम रिवाइज कर लेंगे, 10 मिनट है हमारे पास अभी भी, बहुत सही स्पीड से चल रहे हैं हम लोग। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम वगैरह, जो कि वाटर से कोरोड नहीं होते हैं और धीरे धीरे नदियों के तलहटी में आके जमा भी हो जाते हैं, ऐसा होता है। प्लेसर डिपॉजिट्स उनको कहा जाता है, हिंदी देख लीजिएगा प्लेसर डिपॉजिट्स की। ठीक है, बस हम बहुत समय नहीं इसमें देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बस सीधे ये देख लीजिए कि हिंदुस्तान की मुख्य, भारत की मुख्य जो खनिज पट्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं। 3 मुख्य खनिज पट्टियां हैं। अगर आप, अच्छा शायद आप नहीं पढ़े, पता नहीं पढ़े होंगे कि नहीं, अभी नहीं पढ़े होंगे। ये नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी, 3 बेल्ट मुख्य रूप से हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अभी आप देखते ही आपको पता चलेगा कि हाँ सही तो बोल रहे हैं, एकदम सही बात है। तो नॉर्थ ईस्ट वाला आप देखे ही है, छोटा नागपुर का पठार हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। बहुत बड़ी बेल्ट है, इसमें खूब सारा खनिज वनिज पाया जाता है। लोहा, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट भरा पड़ा है, माइका। ठीक है, ये सब खूब पाया जाता है यहाँ पर। फिर दूसरा जो है देखेंगे, दूसरी बड़ी बेल्ट कौन सी, नहीं ऐसा नहीं कहना है कि इसके अलावा कहीं और नहीं पाया जाता है, लेकिन जो संघनित रूप से जो है, कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से जो है, वो कंडेंस्ड रूप से और कहीं इतना ज्यादा नहीं पाया था, इसलिए इनको एक एक बेल्ट का नाम देखिए। यहाँ कुछ ज्यादा ही है, औसत से बहुत ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है। हाँ,
तो कर्नाटका, गोवा, उससे जुड़ा हुआ तमिलनाडु के अपलैंड सनी प्लेट्यू टाइप का, और केरला के कुछ एरियाज, ये इस दूसरे वाले पट्टी में आते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी फेरस मेटल, लौहांश वाले जितने भी धातु हैं और बॉक्साइट पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ हाई ग्रेड आयरन ओर मिलता है, मैग्नीज मिलता है, लाइमस्टोन भी यहाँ मिलता है। हाँ ध्यान रखिएगा, एक चीज अच्छी लगी तो मैंने बोला बता दूं आपको, अभी दिखाता हूँ मैप में आपको। इस एरिया में कोयला नहीं पाया जाता है, याद है, कोयला का तो अलग है ना, ये तो दूसरे उसमें बना था, दूसरे युग में बना था, कोयला वाला युग अलग है। हाँ अब जान रही, एक जगह कहीं छोटा सा बना होगा एरिया, मैं जल्दी से दिखा देता हूँ आपको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये सब अब सब समझने लायक हो जाइए भाई, अब गड़बड़ाना नहीं है। इस मैप में नहीं दिया है, यहाँ पर ही नेयली कैसे करके जगह है, नेयली करके, ठीक है, नेयली करके एक छोटी सी जगह है। कोयला जो है ना, सिर्फ और सिर्फ वहीं छोटे से एरिया में, इस पूरे जो जो दूसरी पट्टी की बात हम लोग कर रहे हैं, सेकंड पट्टी, जिसे कहा गया दक्षिण पश्चिमी पट्टी, तो ये जो दक्षिण पश्चिमी पट्टी की बात हो रही है, इसमें नेयली को छोड़ के बाकी कहीं कोयला नहीं पाया जाता, याद रखिएगा इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एक कैरेक्टरिस्टिक चीज निकली तो आपको सोचा बता दूं। और अब ये क्यों नहीं पाया जाता है और कोयला मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, ये आपका काम है देखना। अब आप सब बता चुके हैं, अब आपको खाली उसी लिस्ट में जाना है, जल्दी से ढूंढ लेना है कि हाँ कोयला वाला कौन सा था। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अरे कोयला वाला तो गोंडवाना और जुरासिक था, हाँ तो वो तो उधर नीचे है नहीं, नीचे तो आर्कियन वाला है ना भाई, नीचे तो है नहीं गोंडवाना और जुरासिक, यस। तो नीचे तो यहाँ पाए जाने की संभावना, बस एक छोटा सा एरिया है नेली करके, वो देख मैप पर आप लोकेट कर लीजिएगा कि वो कहाँ पर है, ठीक है। सिर्फ वही कोयला, कोई घटना हुई होगी वहां पर और दब गया होगा सब, तो वहां पर कोयला जो है वो पाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। तीसरी पट्टी, ये अरावली के आसपास की जगह जितनी भी है, वहां से शुरू होती है दिल्ली रिज, दिल्ली रिज है जो दिल्ली में रिज है ना, रिज एरिया, उसके नीचे से वहां से समझिए चालू होती है, और खींचते खींचते इसके टुकड़े 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 करके यहाँ चंपानेर तक, हमारे यहाँ चंपानेर तक जो है वो आती है जो अरावली और उससे संबंधित जो भी लैंडफॉर्म्स हैं वो। तो राजस्थान का मुख्य हिस्सा है और थोड़ा सा गुजरात का भी पार्ट है। और देख लीजिए ये लिखा हुआ है, इसीलिए हमने लिख दिया ब्रैकेट में कि गुजरात ये जो हिस्सा है इसमें धारवाड़ है, धारवाड़ लिखा हुआ है, तो जल्दी से जाएं और देखें कि धारवाड़ क्यों लिखा हुआ है। अरे देखते हैं भाई धारवाड़ कहाँ गया। ओ, ये तो सबसे पहले वालों में से है, देखिए ध्यान आ गया सबको। आर्कियन ये तो सबसे पहला ही है, उसके बाद जो आया पहली बार जो बनी, आपने कहा था आपसे कि कोई पूछे सबसे पुरानी चट्टानें भारत की कौन सी हैं, तब कहिएगा आर्कियन। लेकिन अगर कोई पूछे सबसे पुरानी अवसादी चट्टानें कौन सी हैं, तब धारवाड़ का नाम आएगा, तो इससे तो सबसे पुराने वाले में से है। और क्या अब आपको ध्यान आ रहा है कि काहे कहा जाता है कि अरावली जो है विश्व का सबसे पुरातन जो पुरातन जो है पहाड़ियों में से है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन सीरीज में से है, माउंटेन्स में से है अरावली जो है, इसलिए इसको रेलिक माउंटेन बोला जाता है, क्योंकि इतना पुराना है, घटते 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 हवा से और पानी से घटते घटते अब इतना रह गया है। क्योंकि ये धारवाड़ सिस्टम का हिस्सा है वो सब, इसलिए तो धारवाड़ सिस्टम का हिस्सा है, तो वहां क्या मिलेगा, फॉसिल तो मिलेगा नहीं, पक्का हो गया, क्योंकि इतना पुराना है, तब वैसा जीव जंतु ही नहीं था, देखा ना, ऐसे लॉजिक लगाया जाता है दोस्त, इसलिए समझिए इस चीज को। तो थोड़ा सा हिस्सा वहां अरावली में बना है, थोड़ा सा बुंदेलखंड में बना है, ठीक है, अलग अलग जगह पे पाया जाता है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं, घबराइएगा मत, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरा धारवाड़ नहीं पढ़ रहे हैं, इसका सिर्फ वो हिस्सा पढ़ रहे हैं जो उस पट्टी में पाया जाता है, इसलिए घबराना नहीं है। अभी हम उस तीसरी पट्टी को सिर्फ पढ़ रहे हैं, बस उतना ही, हमारा इंटरेस्ट अभी उतना ही। यस, जो राजस्थान और गुजरात में, धारवाड़ का वो हिस्सा जो राजस्थान और गुजरात में पड़ता है, गुजरात में मुख्य रूप से, सिर्फ हम वही पढ़ रहे हैं। और उसमें क्या मिलता है भाई, देख लेते हैं क्या मिलता है, इसको इधर कर देता हूँ। हाँ, क्या मिलता है उसमें, कॉपर, जिंक, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, फुलर्स अर्थ, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, साल। ये फुलर्स अर्थ क्या होता है जी, कोई जानता है फुलर्स अर्थ? मैं बता देता हूँ, बहुत मुल्तानी मिट्टी सुने हो? हाँ तो फिर जब चीज जानते हो तो अंग्रेजी भी जानने में क्या है, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। मुल्तानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो का वो स्वरूप, याद रखिएगा, चिकनी मिट्टी का वो स्वरूप जिसमें यह कैपेबिलिटी हो। आखिर ये इतना इसको लिखा क्यों जा रहा है, इतना महत्व क्यों दे रहे हैं मिट्टी को हम, क्योंकि किसी उपयोग में आता होगा।
ठीक है, इस तरह से पढ़ाई कीजिए आप लोग, जरूर कहीं ना कहीं किसी उपयोग में आता होगा। तो मुल्तानी मिट्टी का क्या उपयोग होता है जी? बोलो भाई, फेशियल वाले लौंडे। फेस पैक बनाने में सर। सर इधर के रीजन में लोग उसको चेहरे और कॉस्मेटिक बालों में लगा के उसको मुलायम करते हैं। ओके ओके, गुड गुड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है फुलर्स अर्थ जो मैटर है ना, फुलर्स अर्थ का एक प्रॉपर्टी होता है, ऐसी क्ले जिसमें ये एबिलिटी हो, उसमें ये योग्यता हो कि वो किसी भी चीज में से तेल को सोख लेती हो, एक्स्ट्रा तेल हो उसको ये जज्ब कर सकती है। तो चेहरा पे लगाते हैं ना ऑयली, बहुत ज्यादा ऑयली और कुछ गंदगी उसमें जमा हो जाए, इसलिए साफ होता है। तो फुलर्स अर्थ उसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डोलोमाइट साल्ट उसके और उदाहरण है। अब मेरा आग्रह आप लोगों से यह है कि ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, और अगर बाद में समय मिला, अभी बहुत समय चला जा रहा है, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। एक, आप विश्वास नहीं कर, खैर ये सब कहने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य ही है, लेकिन मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है कि हम कैसे इतने कम समय में कर रहे हैं। तो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसीलिए ये मत समझिएगा कि मैं करवाना नहीं चाहता, बाद में करवाऊंगा अभी इसे, जब परीक्षा पास आएगी तो ये करवा देंगे। इस प्रकार के जितने भी मानचित्र दिए हुए हैं, जो कि फेरस, नॉन फेरस, कोयला, इस सब टाइप के जितने भी मैप आपको मिल जाए एनसीईआरटी वगैरह में, ठीक है, उनको अच्छे से देख लीजिएगा। एटलस आपके पास अभी भी होगी, जब भी आपको मौका मिले देखिएगा उसमें कि क्या कैसे कैसे वितरण अलग अलग कहाँ है, और फिर वापस अपने कॉन्सेप्ट पे जाइएगा और ये देखने का प्रयास कीजिएगा कि हम सही समझ रहे हैं ना, जो सर हमको पढ़ाए थे कि ये सिस्टम, धारवाड़ सिस्टम, कडप्पा सिस्टम, इसमें ये, इसमें कोयला, इसमें ये फलाना खनिज, तो वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है उसी हिसाब से। मैं आपको बताऊं, आप सभी लोग 1 मिनट के लिए खाली, अच्छा अभी समय नहीं बचा है, लेकिन मैं इसके अलावा कुछ तो है नहीं है, तो जल्दी से आप वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं एक चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण बता देता हूँ, अविनाश का तो वीडियो ऑन ही है, सभी लोग जो है वीडियो एक बार ऑन कर लीजिए। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूँ, आपको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ, बहुत आपको मदद होगी ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए करते क्या है, हमने हमने कितने वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई शुरू की है कि हमने सबसे पहले जो मैप लिया, देखिए ध्यान से देखिएगा मैं जो कर रहा हूँ, हमने एक मैप समझा। अब हम समझ गए मैप, कौन सा मैप समझे अभी तक? बेड रॉक सिस्टम, इंडिया का जो बेड रॉक सिस्टम है, जो मौलिक चट्टाने हैं भारत की, वो हम समझ गए हैं। अब जो कुछ जैसे इतिहास चला है, जैसे अतीत चला है, वैसे ही पढ़ेंगे। अब इस पर क्या हुआ है, फिर इस पर तमाम पत्थर पानी सब पड़ा है, तो इससे फिर क्या बना है, इससे क्या बना है, फिर इसके अंदर खनिज तो हम देख ही लिए। अब इसके बाद इसके ऊपर क्या आएगा? सॉइल, इसी के ऊपर तो बनेगी भाई, जो मृदा बनेगी वो किससे बनेगी? इसी चट्टान से बनेगी, तो इसके ऊपर सॉइल आएगा, ठीक है। जब इस पे सॉइल आ गया, इस पे सॉइल, सॉइल के सारे प्रकार पढ़ लिया आपने कि दक्कन है तो उस पर काली सॉइल, फिर उसके ऊपर क्या आएगा? जैसे सॉइल होगा वैसा सिंचाई आएगा, तो सिंचाई पढ़ लिया। फिर उसके ऊपर फसल, समझ गए बात? उसके ऊपर खेती की प्रैक्टिस, सब एक के ऊपर एक लगाते जाएंगे और कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरीके से हम क्रमिक रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ब्रेक लेते हैं और फिर प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा जाएगा। जी सर।